हाँ जी, तो वेरी गुड आफ्टरनून। कल वाली क्लास में हमने किया था थोड़ा सा पोर्शन ई वे बिल का। उसके आगे से स्टार्ट करना है हमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है हु इज रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल। तो ई वे बिल कब बनाना है वो तो हमने देख लिया कि कंडीशंस क्या होगी कि हमें ई वे बिल बनाना पड़ेगा। तो वो था कंसाइनमेंट वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा होगी तो हमें ई वे बिल बनाना है। उसमें मैंने आपको एक क्लेरिफिकेशन भी बता दिया था कि अगर कंसाइनमेंट वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें जितने इनवॉइस होंगे उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा। अगर दो इनवॉइस 40,000 के हैं तो उन दोनों को अलग अलग कंसाइनमेंट माना जाएगा और वहां पे ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है। अब आ रहा है यहाँ पे हु इज रिक्वायर्ड, किसको बनाना है। देखो जब भी गुड्स जाएगा तो नॉर्मली तीन पार्टी होगी उसमें। कौन कौन सी तीन पार्टी होती है? मैं बोल रहा हूँ गुड्स भेजने वाला कंसाइनर है, गुड्स जिसको मिलेंगे वो कंसाइनी है, और एक आपका ट्रांसपोर्टर होगा। वो ट्रांसपोर्टर कोई भी हो सकता है, रोड वाला भी हो सकता है, एयरक्राफ्ट, वेसल, जितने भी मोड्स हैं सारे होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है इन तीनों में से ई वे बिल बनाना किसको है। कुछ केस में और भी कोई हो सकता है। कई बार क्या होता है, ट्रांसपोर्टर होता ही नहीं है, ए अपने ही व्हीकल से गुड्स भेज रहा होता है या बी अपने ही व्हीकल से गुड्स ले जा रहा होता है। तो ऐसे केस में दो पार्टी हो जाएगी। कुल मिला के क्वेश्चन आता है ई वे बिल बनाना किसको है। तो देखो इसका आंसर है हमारे पास रूल नंबर 138 सब रूल 1 में। रूल 138 सब रूल 1, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कोजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इसमें, किसको ई वे बिल बनाना है। देखो इधर मैं बोल रहा हूं सपोज एक बार ये भी रजिस्टर्ड पर्सन है और बी भी रजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है। अब यहाँ पे ई वे बिल किसको बनाना है। तो ई वे बिल का जो सॉल्यूशन है वो बोल रहा है पर्सन हु कोजेज मूवमेंट, मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्टर कौन अरेंज कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ ए ट्रांसपोर्टर अरेंज करके गुड्स भेज रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे केस में ए बनाएगा ई वे बिल। या ऐसा भी हो सकता है कि ए तो गुड्स अपने शोरूम पे सेल कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं इसका शोरूम है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, और आपने यहाँ से मिस्टर बी आया और इसने क्या किया, टीवी खरीद ली, वॉशिंग मशीन खरीद ली, फ्रिज खरीद लिया। मिस्टर ए ने कहा हम तो डिलीवरी हमारी शॉप पे देते हैं, आप अपने हिसाब से ट्रांसपोर्टर अरेंज करो और यहाँ से गुड्स लेके जा सकते हो। तो ऐसे केस में गुड्स का मूवमेंट कौन करने वाला है, बी करने वाला है। ध्यान रखना, सिंपल सा लैंग्वेज में बोल रहे हैं हम, जो ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करेगा उसको ई वे बिल बनाना है। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन ए अरेंज कर रहा है तो ए बनाएगा ई वे बिल, बी अरेंज कर रहा है तो बी बनाएगा ई वे बिल। क्लियर? बोलो यहां तक पॉइंट क्लियर है ना? हाँ जी। तो दोनों में से कोई भी बना सकता है डिपेंडिंग ऑन हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स। चलो पॉइंट्स नोट करते रहना। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है रजिस्टर्ड पर्सन। तो पहली बात तो है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा दोनों में से और वो मूवमेंट कोज कर रहा होगा तो उसे बनाना है। ठीक है, कब बनाना है? ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 ऑलरेडी डिस्कस्ड। शेल बिफोर, कब बनाना है? अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कब बनाओगे ई वे बिल? बिफोर कमेंसमेंट ऑफ सच मूवमेंट, मतलब बिफोर रिमूवल ऑफ गुड। सिंपल सी बात, जब मूवमेंट स्टार्ट होगा उससे पहले पहले ई वे बिल बन जाना चाहिए, अदरवाइज तो फिर मतलब ही नहीं रहा ई वे बिल का। अब ई वे बिल के अंदर दो पार्ट होते हैं। ई वे बिल का फॉर्म कौन सा होगा? ई वे बिल का फॉर्म होता है ई डब्ल्यू बी। तो फुल फॉर्म करोगे तो ई वे बिल 01। इसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में क्या डिटेल्स आती है? पार्ट ए में कंसाइनर कौन है उसकी सारी डिटेल्स आएगी, कंसाइनी कौन है उसकी डिटेल्स आएगी, गुड्स का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आएगा एचएसएन कोड के साथ, वैल्यू ऑफ गुड्स आएगी, रेट ऑफ टैक्स आएगी, टैक्स का अमाउंट आएगा। मतलब कुल मिला के सारी कुंडली गुड्स से रिलेटेड, कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, वो सब आएगा। गुड्स कहां से जा रहा है, ओरिजिन, गुड्स कहां जाएगा, डेस्टिनेशन, ये सारी डिटेल आएगी आपके पार्ट ए में। तो ये पार्ट ए कब तक भर जाना चाहिए?
ये पार्ट ए भर जाना चाहिए मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले, मतलब आपके शोरूम से गुड्स बाहर निकलेगा उससे पहले पहले क्या बना देना है आपको, ई वे बिल बना देना है। ओके, ई वे बिल का पार्ट ए तो यहाँ पे भरा जाएगा। चलो, अब मैं बोल रहा हूँ कि ट्रांसपोर्टर है वो हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। सपोज ए ने ट्रांसपोर्टेशन अरेंज किया है और ए बोल रहा है मैं ट्रांसपोर्टर के थ्रू गुड्स पहुंचा दूंगा बी के यहाँ पे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ए जयपुर का है और बी दिल्ली का है, तो ऐसे केस में इंटर स्टेट मूवमेंट हो जाएगा। ए जब ट्रांसपोर्टर को गुड्स भेजेगा, है ना, तो पार्ट ए फिल करके भेजेगा, इसके बिना गुड्स शोरूम से बाहर नहीं निकलेंगे। अब पार्ट बी में क्या आता है, पार्ट बी में दो चीजें आती है। एक तो जो कन्वेंस होगा, एक जो कन्वेंस होगा जिस कन्वेंस में गुड जाएंगे उस कन्वेंस की डिटेल्स आएगी, और दूसरा जो ट्रांसपोर्टर होगा उसकी डिटेल्स आएगी, उसका जीएसटी नंबर होगा या फिर उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, सॉरी एनरोलमेंट नंबर होगा, ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो पार्ट बी कब भरना है, पार्ट बी नॉर्मली अगर यहाँ पे ए के पास इंफॉर्मेशन होगी कि कौन से कन्वेंस में गुड जाने वाला है तो फिर फिल कर दिया जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज मिस्टर ए क्या करेगा, ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर डाल के छोड़ देगा, और पार्ट भी कौन फिल करेगा बाद में, ट्रांसपोर्टर अपने आप फिल कर लेगा गुड्स के मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले। आगे बात समझ में, पॉइंट समझ में आ गया। दोनों पार्ट है, पार्ट ए फिल हो जाना चाहिए ए के यहां से गुड्स निकलने से पहले, जबकि पार्ट बी कब फिल होना चाहिए, तो पार्ट बी में वैसे दो अलग अलग कंडीशन पढ़ेंगे हम आगे, रोड के केस में अलग है और अदर केसेस में अलग है। अभी केवल आप ये ध्यान रखो पार्ट बी किसको भरना है। अगर ए के पास इंफॉर्मेशन है तो ए फिल कर देगा, ए के पास इंफॉर्मेशन नहीं है ट्रांसपोर्टर के कन्वेंस की, तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे इस ई वे बिल में ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर तो डाल देगा, जिससे कि वो ऑटोमेटिकली ई वे बिल किधर ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसपोर्टर के पास, और ट्रांसपोर्टर इसमें कन्वेंस डिटेल्स अपडेट कर देगा। हाँ जी बोलो, यहां तक समझ में आ गया सबको, आ गया तो फिर एक बार नोट्स पे आते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। शेल फिल डिटेल्स इन पार्ट ए ऑफ ई वे बिल 01। ठीक है, तो जो पर्सन मूवमेंट कोच कर रहा है वो ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, वो क्या करेगा, पार्ट ए में डिटेल्स फिल करेगा। कब फिल करेगा, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट होने से पहले। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट, मूवमेंट ऑफ गुड्स में बी इन रिलेशन टू सप्लाई और फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई। ये कल हमने देखा ही था कि जो रीजन है मूवमेंट का वो सप्लाई भी हो सकता है और अदर देन सप्लाई भी हो सकता है। कल हमने देखा था प्रिंसिपल से अगर जॉब वर्कर को गुड्स जा रहा है तो भी ई वे बिल बनाना पड़ेगा। ओके, थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, अच्छे से देखना, बोल रहा है सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, अभी हमने बोला था दोनों रजिस्टर्ड है तो जो मूवमेंट कोच कर रहा है उसको बनाना ई वे बिल। अब क्या पोजीशन है, सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है। अब भूल जाओ कौन कौन मूवमेंट कर रहा है, क्या मान लेंगे कि मूवमेंट इज कॉज्ड बाय रेसिपिएंट, सिंपल सी बात। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो ऑटोमेटिकली हमें मानना है कि मूवमेंट कौन काज कर रहा है, रेसिपिएंट कर रहा है, भले ही सप्लायर कर रहा होगा पर हमें मानना क्या है कि मूवमेंट इज कॉज्ड बाय रेसिपिएंट, मतलब वहां पे रेसिपिएंट लायबल हो जाएगा ई वे बिल बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब ये तो हो गया कि ए या बी में से कौन बनाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया हमें। दोनों रजिस्टर्ड है तो जो मूवमेंट कर रहा है वो बनाएगा, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो फिर हमेशा रेसिपिएंट ही बनाएगा क्योंकि उसको मान लिया जाता है कि वो मूवमेंट कोच कर रहा है। अब आ रही बात, क्या ये लोग अपने को जो ई वे बिल बनाना है उसकी अथॉरिटी किसी और को दे सकते हैं क्या, मतलब क्या ये जैसे मिस्टर ए की बात करूं मैं यहाँ पे, ये सब केस स्टडी है, इसी के बेस पे बनता है सर आपका। देखो केस स्टडी क्या बोल रही है, बोल रहा है ए यहाँ पे गुड्स भेजेगा बी को, ए क्या ट्रांसपोर्टर को अथॉरिटी दे सकता है क्या, भैया आप ही भर लेना, पार्ट बी भी तो आप ही भरोगे, पार्ट ए भी आप भर लेना पार्ट बी भी आप भर लेना। क्या लगता है आपको, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, चलो पार्टिसिपेट करो, सॉल्यूशन बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, आपको लगता है, कुछ लोगों को लगता है हो सकता है, कुछ को लगता है
नहीं हो सकता। तो प्रोविजन बोल रहा है ऐसा हो सकता है। देखिए यहाँ पे हेडिंग दिख रही होगी आपको, अथॉरिटी टू ट्रांसपोर्टर और इको और कुरियर एजेंसी। मतलब लाइबिलिटी तो एक ही है फिल करने की, समझना आप बात को। लाइबिलिटी तो एक ही है ई वे बिल बनाने की, पर ये ट्रांसपोर्टर को अथॉरिटी दे रहा है। अथॉरिटी कैसे देगा? एक अथॉरिटी लेटर दे देगा बना के ट्रांसपोर्टर को कि आप अथोराइज्ड हो मेरे बिहाफ पे ई वे बिल बनाने के लिए। तो वहां पे पार्ट ए भी ट्रांसपोर्टर फिल करेगा, पार्ट बी भी ट्रांसपोर्टर फिल करेगा। समझ गए बात को? मैं बात कर रहा हूं कि जब इन दोनों के बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग है तो ऐसा हो सकता है। देखो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट प्रोविजो टू रूल 138(1) बोल रहे हैं द रजिस्टर्ड पर्सन में अथोराइज द ट्रांसपोर्टर टू फर्निश डिटेल्स इन पार्ट ए। ठीक है। दूसरा सेकंड प्रोविजो क्या बोल रहा था, कंसाइनर में अथोराइज द ई कॉमर्स ऑपरेटर और कुरियर एजेंसी। तो कई बार गुड्स क्या होगा, कई बार तो गुड्स ट्रांसपोर्टर के थ्रू जाता है, कई बार गुड्स कुरियर एजेंसी के थ्रू जाता है, या फिर कई बार इको के थ्रू जाता है। जैसे अमेजोन से आप गुड्स सेल करते हो, है ना, तो अमेजोन ही खुद डिलीवरी कर देता है गुड्स की। तो ऐसे केस में आप अमेजोन को अथोराइज कर सकते हो कि वही पार्ट ए फिल कर लेगा, वही पार्ट बी फिल कर लेगा। दोनों पॉइंट क्लियर? हर पॉइंट पे आपको हाँ या ना बताना पड़ेगा, ताकि मुझे पोजीशन समझ में आती रहे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, ओके। एक बार जितना हम पढ़ रहे हैं उस अकॉर्डिंग आप समझते जाओ, उसके बाद कोई क्वेरी होगी आपके माइंड में तो उसको हम ले लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे कुल मिला के सिचुएशन जो है वो मैंने समराइज कर रखी है, इसको भी देख लेते हैं अभी। पहले एक और पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड इन ओन कन्वेंस। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे तीन पार्टी नहीं हो के दो ही हो, भूल जाओ ट्रांसपोर्टर, कोई ट्रांसपोर्टर नहीं है, दो ही पार्टी है। एक के खुद के पास पिकअप है, इसके खुद के पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, इसमें ले जाके ये गुड्स छोड़ के आएगा बी के यहाँ पे। तो क्या होगा ऐसे केस में? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे केस में भी पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही कौन फिल करेगा? ए फिल करेगा। हायर्ड वन, हायर्ड मतलब हमने किराए पे ले ली गाड़ी, या पब्लिक कन्वेंस जैसे कि बस वगैरह में, where the goods are transported by the registered person as consignor or the recipient of the supply as the consignee, whether in his own conveyance or hired one or public conveyance by road। ध्यान रखना ये केवल और केवल रोड की बात कर रहे हैं। The said person shall generate the e-way bill in EWB01 electronically on the common portal after furnishing information in part B। मतलब पार्ट बी इसको ही भरना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है ये, ठीक है, पर रूल में लिखा हुआ है, आपको याद करना है। ये तो कॉमन सी पॉइंट है कि जब कोई ट्रांसपोर्टर है ही नहीं दूसरा, तो इसको अपने आप ही पार्ट बी फिल करना पड़ेगा। चलो अब इस सिचुएशन को एक बार यहां समझ लो। चार सिचुएशन यहाँ पे पॉसिबल है। सप्लायर रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है। एक बार मैं आंसर छुपाता हूं, आपसे पूछूंगा फिर आप बताना। बताओ, सप्लायर रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, कौन बनाएगा ईवे बिल? सोच के बताना। आंसर आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, गलती मत करना। सप्लायर रॉन्ग आंसर, आंसर इज रॉन्ग। वापस करेक्ट करो देखे। हाँ जी, साक्षी का आंसर सही है, जो मूवमेंट करेगा। वेरी गुड। सप्लायर रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको चेक करना है दोनों में से मूवमेंट कौन कोच कर रहा है। जो मूवमेंट कोच करेगा वो ई वे बिल बनाएगा। ठीक है, तो मूवमेंट तो कोई भी कोच कर सकता है ना। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो गया कि जो मूवमेंट करेगा। सप्लायर अगर मूवमेंट कर रहा है तो सप्लायर बनाएगा, अदरवाइज रेसिपिएंट बनाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, वो पहले क्लियर कर दूं मैं, ई वे बिल बनाने के लिए जीएसटी नंबर होना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन 2 बोल रहा है सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है। अब बताओ, अब रेसिपिएंट और कोई? हाँ जी, वेरी गुड। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉइंट नंबर 3, इंपॉर्टेंट। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे क्या मान लिया जाता है कि रेसिपिएंट ने मूवमेंट कोच की है, भले ही उसने की हो या नहीं की हो, तो लाइबिलिटी आ जाती है रेसिपिएंट के ऊपर। वेरी गुड। थर्ड सिचुएशन, दोनों ही अनरजिस्टर्ड है। अब बताओ,
तो भी कोई इशू नहीं है, जो मूवमेंट करेगा उसको बनाना पड़ेगा। मैंने बोला ना आपको जीएसटी नंबर होना मैंडेटरी नहीं है। तो अगर दोनों ही अनरजिस्टर्ड है तो जो मूवमेंट कोच करेगा। और लास्ट सिचुएशन है अगर दोनों ही रजिस्टर्ड है तो इसका भी आंसर सेम है, जो मूवमेंट कोच करेगा। तो कुल मिला के एक सिचुएशन स्पेशल आपको पढ़नी है, ये वाली। क्लियर? क्लियर है यहां तक? हाँ जी, मूवमेंट कॉज मीन्स हु अरेंजेज फॉर ट्रांसपोर्ट, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। ऐसा हो सकता है ना, आप दुकान पे गए हो शोरूम पे, और शोरूम वाले ने बोला हम तो गुड्स यहीं देंगे आपको, अब आपको ले जाना है जहां ले जाओ, आपकी मर्जी है, आकाश पाताल जहां ले जाना है वहां ले जाओ। ठीक है, तो उस केस में आपको खुद को ई वे बिल बनाना है, दुकान वाला ई वे बिल नहीं बनाएगा। और दूसरा केस होता है, आप दुकान वाला आपको बोल देता है भैया आप तो बोलोगे वहां भेजेंगे ना, आप तो प्रभु हो प्रभु, तो जहां आप बोलोगे वहां गुड्स भेजेंगे। ऐसे केस में शॉपकीपर को ई वे बिल बनाना पड़ेगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन ई वे बिल इज टू बी मेड। इसका आधा आंसर तो आपको पता ही है। ई वे बिल कब बनाना है, मूवमेंट होने से पहले या मूवमेंट होने के बाद? पहले। ठीक है, पर इसमें दो पार्ट होते हैं, अभी मैंने आपको बोला था। पार्ट ए, ये तो फिल कब हो जाना चाहिए, पार्ट ए फिल हो जाना चाहिए मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले, मतलब बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स। पार्ट ए में क्या डिटेल आती है, गुड्स की डिटेल, कंसाइनर, कंसाइनी, ओरिजिन, डेस्टिनेशन, मतलब सारी कुंडली आ जाती है इसमें, गुड्स से रिलेटेड, कौन भेज रहा है, किसके यहाँ भेज रहा है, सारी चीजें आ गई। ठीक है, पार्ट बी में क्या आता है, पार्ट बी में आता है ट्रांसपोर्ट कन्वेंस की डिटेल्स, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। ऐसा होगा ना कुछ, RJ14GA7887, क्या होता है ये ट्रक का नंबर है। ये ट्रक का नंबर भी आपके ई वे बिल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रक का नंबर आ जाएगा। दूसरा, ट्रांसपोर्टर की डिटेल आएगी। ट्रांसपोर्टर की डिटेल मतलब उसका नेम, एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटी नंबर आएगा। अदरवाइज आपने पढ़ा था कि इसको एनरोलमेंट कराना होता है, तो इसका एनरोलमेंट नंबर आएगा। ठीक है, ये पार्ट बी कब फिल करना है, ये आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, पार्ट बी के लिए दो सिचुएशन हो सकती है। अगर बाई रोड जा रहा है गुड्स, तो मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले पार्ट बी फिल होना जरूरी है। अगर बाई एयर वेसल रेलवे है तो दोनों चीजें, मूवमेंट से पहले करो या मूवमेंट के बाद करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसे केस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, रेलवे के केस में, और अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, रेलवे जो कंसाइनी होगा, मतलब जो रेलवे से गुड्स लेने आएगा ना डेस्टिनेशन पे, उसको रेलवे तभी गुड्स देगा जब वो ई वे बिल की कॉपी प्रोड्यूस करेगा। मतलब ए ने अगर गुड्स बी को भेजा है, तो बी जब गुड्स लेने जाएगा रेलवे से, तो रेलवे वाले गुड्स तभी दे पाएंगे आपको जब आप ई वे बिल की कॉपी दोगे। ठीक है, अदरवाइज वो आपको गुड्स हैंड ओवर नहीं करेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक। चलो आगे बात समझ में। पार्ट ए का भरना है बिफोर मूवमेंट हमेशा। पार्ट बी में दो कंडीशन है, रोड से होगा तो मूवमेंट से पहले, और एयर वेसल, हाँ जी, रोड से होगा तो मूवमेंट से पहले, और एयर से होगा, वेसल से होगा, या रेल से होगा। तो ऐसे केस में हमें दोनों चीजें अलाउड है, बिफोर मूवमेंट भी आप पार्ट बी फिल कर सकते हो, आफ्टर मूवमेंट भी पार्ट फिल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, ई वे बिल 01 का पार्ट है, हम भरेंगे। जैसे ही हम EWB 01 भरेंगे, हमें क्या इशू होगा, एक यूनिक ई वे बिल नंबर, जिसको हम बोलेंगे EBN। ठीक है, एक यूनिक ई वे बिल नंबर हमें जनरेट हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, कुछ केस में पार्ट बी भरने की जरूरत ही नहीं है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैंने फ्रेम कर रखे हैं, है ना। तो आपके ये मन में रहता है क्वेश्चन कैसा आएगा, तो ये सारे क्वेश्चन ही है। हाँ जी, पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं है, ऐसे कौन सा केस है? बहुत सिंपल सी पॉइंट है, यहाँ पे समझना बात। ये कंसाइनर है,
और ये कंसाइनी है, और ये ट्रांसपोर्टर है। ट्रांसपोर्टर का भी मैं ऐसे कर देता हूँ, कंसाइनर जयपुर का है, तो जयपुर में एक ट्रांसपोर्टर की ऑफिस होगी, है ना, जीटीए लिख देते हैं हम यहाँ पे सीधा। जीटीए की एक ऑफिस तो जयपुर में होगी, जहां पे आप गुड्स देके आओगे इनको। और कंसाइनी दिल्ली का है, तो दिल्ली में भी होगी जीटीए की, जहां पे गुड्स पहुंचता है। ऐसा ही होता है सिस्टम। देखो प्रोसेस क्या चलेगा, कंसाइनर गुड्स कहाँ भेजेगा, कंसाइनर गुड्स भेजेगा जीटीए के पास जयपुर में, जीटीए वाला उस गुड्स को लेके जाएगा दिल्ली में अपने ऑफिस में, यहां से डिलीवरी लेके जाएगा कंसाइन। पॉइंट समझ में आ गया? अब मैं जो बोल रहा हूं वो सुन लो। जब कंसाइनर जीटीए को गुड्स भेजेगा, अगर इन दोनों का डिफरेंस अप टू 50 किलोमीटर है, कितना है, अप टू 50 किलोमीटर, तो इस केस में यहाँ पार्ट बी भरने की, देखो पार्ट ए तो यहाँ भरी जाएगा ना, मूवमेंट होने से पहले पार्ट ए भरा जा चुका होगा, यहाँ पार्ट बी की जरूरत नहीं है। इस केवल इस मूवमेंट की बात कर रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना, केवल इस मूवमेंट का जो पार्ट बी है वो नहीं भरना। ये जो मूवमेंट हो रहा है यहां से स्टार्ट होके यहां जो मूवमेंट हो रहा है, इसका तो पार्ट भी भरोगे ही भरोगे आप, ठीक है। इसके पार्ट बी की डिटेल्स तो सारी की सारी आएगी, ट्रांसपोर्टर व्हीकल का नंबर, ट्रांसपोर्टर की डिटेल सारी। तो यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पार्ट भी नहीं भरना हमें, ये आपको रिलीव कर रखा है। दूसरा, अगर यहां से लेके ये वाला डिफरेंस डिस्टेंस भी अगर अप टू 50 किलोमीटर है, तो यहाँ पे भी आपको पार्ट बी फिल करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, पॉइंट हुआ, प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर अप टू प्लेस ऑफ ट्रांसपोर्टर, अगर 50 किलोमीटर का डिफरेंस है तो पार्ट बी नहीं भरना। फ्रॉम प्लेस ऑफ ट्रांसपोर्टर अप टू प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनी, अगर डिस्टेंस 50 किलोमीटर है तो पार्ट बी नहीं भरना। क्लियर? एक बार थम्स अप कर दो क्लियर है तो। ओके, अब एक पॉइंट स्पेशल ध्यान रखना, ये केवल इंट्रा स्टेट मूवमेंट के लिए अप्लीकेबल है, इंटर स्टेट में ऐसी एक्सेप्शन नहीं लगेगी। देखो लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम, प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर टू प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर, कितना डिस्टेंस है, 50 किलोमीटर, तो पार्ट भी नहीं बना। प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर अप टू प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनी अप टू 50 किलोमीटर, तो पार्ट भी नहीं बना, इंट्रा स्टेट मूवमेंट ओनली, मतलब इंटर स्टेट होगा तो ये वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा। ओके जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला, कंसोलिडेटेड ई वे बिल क्या होता है? व्हाट इज कंसोलिडेटेड ई वे बिल, ये क्वेश्चन आ सकता है। कंसोलिडेटेड ई वे बिल कौन बना सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है ना। क्या होता है कंसोलिडेटेड ई वे बिल, वो देखो आप, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, सारे कंसेप्ट सिंपल सिंपल से हैं, ये शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये ए ये बी आप समझ जाओगे, ये कंसाइनर है ये कंसाइनी है। गुड्स कौन लेके जाएगा, जीटीए वाला। अब जो जीटीए वाला ट्रक वाला है, क्या उसमें केवल एक ही कंसाइनर का गुड्स होता है क्या, ना जी ना, इसमें ए सी डी बहुत से होंगे, ए सी डी, हो गया पेन को, हाँ जी, इसमें बहुत सारे कंसाइनर का गुड्स होगा, बहुत सारे कंसाइनी का गुड्स होगा। अब इन सब ने ई वे बिल बना रखा होगा, मैं मान लेता हूं कि इस ट्रक के अंदर 10 कंसाइनमेंट जा रहे हैं, 10 कंसाइनमेंट जा रहे हैं और सारे के सारे 50,000 से अबो हैं, तो यहाँ पे 10 ई वे बिल भी बने होंगे, आपको पता है। अब जब जीटीए वाला गुड्स लेके जाएगा, एक और रिक्वायरमेंट हमने पढ़ रखी है कि जीटीए वाले को अपने साथ ई वे बिल कैरी करना होता है मैंडेटरीली। देयर इज सम इश्यू इन द पेन,
तो जीटीए वाले को ई वे बिल ले जाना मैंडेटरी होता है। अब यहाँ पे केवल और केवल एक रिलैक्सेशन की बात है कि इसको कितने ई वे बिल कैरी करने पड़ेंगे अपने साथ, 10 ई वे बिल कैरी करने पड़ेंगे। तो जीटीए वाले को बोल रहे हैं गवर्नमेंट कि आप चाहो तो इन 10 ई वे बिल का एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना सकते हो, नॉट मैंडेटरी, ध्यान रखना। कंसोलिडेटेड ई वे बिल कौन बनाएगा? ट्रांसपोर्टर बनाएगा, अच्छे से ध्यान रखना। ना ए बनाएगा ना बी बनाएगा। क्यों बना रहा है वो? क्योंकि उसे कैरी करने पड़ेंगे। तो ये तो 10 लिखे हैं मैंने, मान लो इसमें छोटे छोटे 100 लोगों के गुड्स होते और सबने ई वे बिल बनाया होता, तो उसको 100 ई वे बिल कैरी करने पड़ते। उसकी जगह वो क्या कर सकता है? कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना सकता है, जो कि EWB02 फॉर्म में बनेगा। ठीक है, इससे क्या होगा? अब इन सब ई वे बिल के जो नंबर जनरेट हुए होंगे ना, ई वे बिल के जो नंबर जनरेट हुए होंगे, उन नंबर्स को वो डाल के ये कंसोलिडेटेड ई वे बिल बनाएगा, और केवल ये कंसोलिडेटेड ई वे बिल ही उसको कैरी करना है। उसके बाद इंडिविजुअल ई वे बिल कैरी करने की जरूरत खत्म। पॉइंट समझ में आ गया? तो इसमें क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है कि कौन बनाएगा? ट्रांसपोर्टर बनाएगा। दूसरा, क्या बनाना मैंडेटरी है क्या? हाँ या ना? क्या कंसोलिडेटेड ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है? नहीं, ऑप्शनल है। ठीक है, वो जरूरी है। वो जीटीए वाला सोचेगा कि उसको बनाना है या नहीं बनाना। चलो जी, नोट्स पे आ जाते हैं एक बार। The transporter can prepare consolidated e-way bill in form EWB02 by indicating UBN। UBN नहीं, इसको EBN कर लो। यूबीएन का फुल फॉर्म भी वैसे आप बोल सकते हो यूनिक ई वे बिल नंबर। ठीक है, ईबीएन ऑफ डिफरेंट ई वे बिल्स जनरेटेड। In this case, the transporter need not to carry individual e-way bills with him, but he can only carry consolidated e-way bill. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। इस ट्रांसपोर्टर नीड टू प्रिपेयर ई-वे बिल? इसका जवाब आप ऑलरेडी जानते हो। बताओ, क्या ट्रांसपोर्टर को ई-वे बिल बनाना पड़ेगा क्या किसी सिचुएशन में? क्या कोई ऐसी सिचुएशन पड़ी थी हमने कल वाली क्लास में कि ट्रांसपोर्टर को ई-वे बिल बनाना पड़ रहा था? पड़ी थी, याद है आपको? तो पॉइंट खत्म। ठीक है, तो कल डिस्कस हो गया था, मैं रीड कर देता हूं केवल यहां से। इन केस नेदर द सप्लायर नॉर द रेसिपिएंट हैज मेड ई-वे बिल। मतलब ना सप्लायर ने बनाया ना रेसिपिएंट ने बनाया। क्यों नहीं बनाया उन्होंने? क्योंकि 50,000 से कम की वैल्यू होगी उनके कंसाइनमेंट की। एंड द कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स इन द कन्वेंस, पूरे कन्वेंस में कंसाइनमेंट वैल्यू कितनी हो रही है? 50,000। ध्यान रखना, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सिंगल कंसाइनमेंट है क्या। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पूरे ट्रक में 50,000 से ज्यादा का गुड्स है और ई-वे बिल नहीं बने हुए। ठीक है ना, मोर देन 50,000 का गुड्स पूरे ट्रक में है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर को बनाना पड़ेगा। पर कौन से ट्रांसपोर्टर को? रोड से जा रहा है तो बनाना है, एयर वेसल रेल से जा रहा है तो बनाने की जरूरत नहीं है। तो दो जगह पॉइंट डिफरेंट है, चेक करके चलना। रोड के केस में बनाना है, एयर वेसल रेल के केस में नहीं बनाना है। नेक्स्ट, कैंसिलेशन ऑफ ई-वे बिल। अब देखो, आपने ई-वे बिल तो बना दिया। ई-वे बिल क्यों बनवा रही थी गवर्नमेंट? ई-वे बिल क्यों बनवा रही थी? क्योंकि आपको ऑलरेडी एडवांस में पता लग जाए कि कोई गुड्स मूवमेंट होने वाला है। गलती से भी तो हो सकता है ना काम, चलो ई-वे बिल तो मैंने सही बनाया था पर अब ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा गुड्स का, किसी भी रीजन से ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का नहीं हो पा रहा, तो ऐसे केस में क्या ई-वे बिल को कैंसिल किया जा सकता है क्या? हाँ जी, किया जा सकता है। टाइम लिमिट अच्छे से याद रख लेना, 24 आवर्स ऑफ जनरेशन। बनाने के 24 घंटे के अंदर अंदर ई-वे बिल को आप कैंसिल कर सकते हो। और अगर ई-वे बिल रास्ते में चेक हो गया, वेरीफाइड इन ट्रांजिट, तो फिर कैंसिल करने की कोई नौबत नहीं आएगी, फिर कैंसिल नहीं हो सकता। ऑन सबमिशन ऑफ पार्ट ए यूनिक नंबर इज जनरेटेड। हाँ, एक और क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। वो जो यूनिक नंबर जनरेट हो रहा है पार्ट ए भरने के बाद, वो कितने दिन तक वैलिड रहेगा? 15 डेज तक। तो आप बोल सकते हो पार्ट ए और पार्ट बी में 15 दिन का गैप हो सकता है। पार्ट ए आपने भरा है सपोज 1 अप्रैल को, तो 16 अप्रैल तक पार्ट बी फिल हो जाना चाहिए, है ना। अदरवाइज वो पार्ट ए कैंसिल हो जाएगा, आपको दोबारा से ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। 15 डेज का गैप है केवल यहाँ पे। पॉइंट इज क्लियर?
नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैसे, क्योंकि मैंने कवर ही वही किए हैं। चलो, अगला है वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल। ईवे बिल जो आपने बनाया है वो ईवे बिल कितने दिन तक वैलिड रहेगा? तो यहाँ पे दो लिमिट है देखो। एक तो हम बात करेंगे ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट वन लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाई शिप। तो दोनों का पहले तो मतलब देख लो। ओवर डायमेंशनल कार्गो का मतलब तो क्या होता है? ओवर डायमेंशनल कार्गो shall mean a cargo carried as a single individual unit and which exceeds the dimensional limits prescribed in Rule 93 of Central Motor Vehicle Act। तो आपको वो तो याद करना नहीं है क्या लिमिट्स होती है। आप तो सिंपल सा अज्यूम करो, आपने रोड पे देखा होगा एक बहुत सी बड़ी बड़ी मशीन जाती है जिसमें केवल एक ही मशीन आ रही है पीछे, है ना? या फिर आपने वो ट्रक देखे होंगे जिसमें फ्यूल जा रहा होता है ना? एक ही यूनिट होती है जिसमें अलग अलग गुड्स नहीं होते। ऐसे को हम बोलते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो। ठीक है। दूसरा, मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट वन लेग। मल्टी मॉडल मतलब अलग अलग मोड से शिपमेंट होगा जिसमें से एक लेग शिप से जाने वाला है गुड्स। ठीक है, मतलब थोड़ी दूर ट्रक में जाएगा गुड्स, उसके बाद शिप में जाएगा, फिर शिप से उतर के वापस ट्रक में जाएगा या एयरक्राफ्ट में जाएगा। अगर एक भी लेग शिप से है उसके अंदर, तो ऐसे केस में हम लगाएंगे ये फर्स्ट वाला प्रोविजन। तो हम बात कर रहे हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो है या फिर मल्टी मॉडल शिपमेंट है। इस केस में 20 किलोमीटर के लिए एक दिन दिया जाता है आपको, हर 20 किलोमीटर के लिए एक दिन। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों इसी से रिलेटेड है। हर 20 किलोमीटर के लिए एक दिन, क्योंकि भारी भारी कन्वेंस होगा ना, तो भारी कन्वेंस को टाइम लगता है, तो 20 किलोमीटर की लिमिट है, एक दिन में 20 किलोमीटर कवर करने हैं आप। दूसरा, अगर इसके अलावा होगा तो मतलब ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं है और मल्टी मॉडल शिपमेंट भी नहीं है जिसमें शिप शामिल हो, तो फिर 100 किलोमीटर के लिए वन डे। ठीक है। दूसरा, जिस टाइम आप ईवे बिल बना रहे हो, एक दिन कब खत्म होगा? एक दिन खत्म होगा अगले दिन की रात 12 बजे। तो अगर मान लो आप बना रहे हो 3 PM पे, बताना मुझे 1 अप्रैल 3 बजे आप ईवे बिल बना रहे हो और जो ईवे बिल बन रहा है वो जा रहा है सपोज 35 किलोमीटर के डिफरेंस के डिस्टेंस पे जा रहा है गुड्स, और ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं है, तो कब तक वैलिडिटी रहेगी बताओ? टाइम बताना, कितनी बजे तक वैलिड रहेगा आपका ईवे बिल? ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं है, 2 अप्रैल तक वैलिड रहेगा, 2 अप्रैल को रात को 12 बजे। ठीक है, तो हम बोल देंगे 2 अप्रैल नाइट 12 AM होता है या PM होता है? AM होता है। ठीक है ना, मतलब रात की 12 बजे की बात कर रहे हैं हम। ओके, तो अब मैं आपको पूछ रहा हूं, आप बताओ यहाँ पे आंसर। अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है, ओवर डायमेंशनल कार्गो और यहाँ पे डिस्टेंस जो कवर करना है वो, और यहाँ पे वैलिडिटी, सपोज डिस्टेंस कवर करना है 19 किलोमीटर्स का, कितनी वैलिडिटी? वन डे। ठीक है, वैलिडिटी डेज में लिख रहा हूं मैं, वन डे। अगर 20 किलोमीटर है तो 20 किलोमीटर, इस पे भी वन डे। 21 किलोमीटर, 2 डेज। ठीक है, तो समझ में आ गई बात कुल मिला के। 20 किलोमीटर तक एक दिन, उसके बाद हर 20 किलोमीटर पे। तो एक और क्वेश्चन बता दो यहाँ पे, अगर 42 किलोमीटर होंगे तो, 42 किलोमीटर होंगे तो 3 डेज। अब ऐसे मत बोलना, कोई बोलेगा कि सर 21 पे 2 थे तो 42 पे तो 4 होने चाहिए ना, फिर है क्या कोई ऐसा लॉजिक लगाने वाला? ठीक है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल टाइम नहीं करना है, हर 20 किलोमीटर के लिए एक दिन का टाइम मिलने वाला है।
और अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं है तो हर 100 किलोमीटर के लिए 1 दिन का टाइम मिलने वाला है। ठीक है, ओके। अब आ जाओ यहाँ पे, एक और पॉइंट है, क्या इस ई वे बिल की वैलिडिटी बढ़ सकती है क्या? हाँ जी, बढ़ सकती है कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, विद इन 8 आवर्स फ्रॉम एक्सपायरी। मतलब एक्सपायर होने के 8 घंटे के अंदर अंदर आपको ई वे बिल की वैलिडिटी बढ़वा सकते हो कमिश्नर से, अगर कोई जेन्युइन कॉज है तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ जी, अब बोलो क्वेरी क्या बोल रहे हो आप? कौन सा टर्म? टर्म कौन सा? ये टाइमिंग्स। ओवर डायमेंशनल का आपको इतना ही ध्यान रखना है, जो बड़े व्हीकल होते हैं ना, जैसे सिंगल यूनिट होती है जिसमें आपने पीछे देखा होगा पूरी एक यूनिट जा रही होती है पूरे ट्रक के अंदर, तो बड़े बड़े जो शिपमेंट होते हैं उनको बोलते हैं हम ओवर डायमेंशनल। बाकी आपको याद नहीं रखनी इसकी डेफिनेशन कोई, या आपके किसी काम की नहीं है एग्जाम पर्पज से डेफिनेशन। आपको तो केवल ध्यान रखना है ओवर डायमेंशनल में लिमिट क्या है, और ओवर डायमेंशनल नहीं है तो क्या लिमिट। ओवर डायमेंशनल मतलब बहुत, आप इसका वर्ड का मीनिंग देख लो, ओवर डायमेंशनल मतलब जो डायमेंशन है वो बहुत ज्यादा ओवर हो रखे हैं। बड़े बड़े कन्वे जो होते हैं आपने देखे होंगे रास्ते में, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ठीक है, ओके ना? ओके तो बोलो। ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, कि जो पर्सन इंचार्ज होगा कन्वेंस का, उसको अपने साथ कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने। तो एक तो उसको टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान है वो लेके जाना है अपने साथ। दूसरा, उसको ई वे बिल की कॉपी लेके जानी पड़ेगी, या तो फिजिकल फॉर्म में ले जाओ या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले जाओ, या फिर अभी स्टार्ट नहीं हुई, आगे एक डिवाइस इंस्टॉल की जाएगी ट्रक्स में, जिसको हम बोलेंगे RFID डिवाइस, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। तो ये 3 तरीके हैं ई वे बिल को कैरी करने के। फिजिकल कॉपी ले जा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले जा सकते हो, या फिर इस डिवाइस से मैप करके ले जा सकते हो, पर ये थर्ड वाली अभी स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, दिस रिक्वायरमेंट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर वेसल, एयरक्राफ्ट, रेल। इनके लिए तो आपको पता ही है, हर चीज स्पेशल है। वेसल, एयरक्राफ्ट, रेलवे वालों को ये रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको ई वे बिल ले जाने की जरूरत नहीं है अपने साथ। इन केस ऑफ इंपोर्ट, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, देखो गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं इंडिया में, तो कौन सा डॉक्यूमेंट होगा? क्योंकि वहां पे टैक्स इनवॉइस तो होता नहीं है, क्योंकि इनवॉइस तो फॉरेनर ने बनाया होगा, है ना? तो उस केस में आपको साथ में क्या रखना है? कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री की कॉपी रखनी है कन्वेंस वाले को अपने साथ। हाँ जी, वेरी गुड। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है INV01 क्या होता है? तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, आप जो इनवॉइस बनाते हो वो इनवॉइस किस तरीके से बनाते हो आप? मैनुअली या किसी सॉफ्टवेयर से? बोलो, कोई भी शॉपकीपर इनवॉइस आपने देखा होगा, मैनुअली इनवॉइस भी बनते हैं, सॉफ्टवेयर से भी इनवॉइस बनते हैं, देखा है आपने? बोलो जी बोलो, हाँ कि ना? हाँ जी, दोनों बनते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है वो देखना, जिसके पास सॉफ्टवेयर होता है ना, जिस शॉप पे सॉफ्टवेयर लग रहा है बिलिंग का, उस सॉफ्टवेयर से अगर आपने इनवॉइस बनाया है, तो क्या दोबारा ई वे बिल, आपको पता है ई वे बिल में सारी डिटेल जाती है, जितनी डिटेल बिल में नहीं जाती ना, उससे ज्यादा डिटेल ई वे बिल में जाती है। तो क्या दोबारा ई वे बिल बनेगा क्या? सॉफ्टवेयर का फायदा क्या है? सॉफ्टवेयर का फायदा है, अगर आपने इनवॉइस की डिटेल फीड की है तो वो सारी डिटेल ऑटोमेटिकली ई वे बिल के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, और सॉफ्टवेयर खुद ही ई वे बिल जनरेट कर देता है। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। पर जो आदमी मैनुअल कर रहा है ये काम, उसके लिए क्या? तो एक तरीके से आप बोल सकते हो, गवर्नमेंट ने जो मैनुअल कर रहा है उसको बोला है कि आप INV01 में इनवॉइस बना लो, ये हमारे पोर्टल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो, जिसके पास सॉफ्टवेयर नहीं है उसको गवर्नमेंट बोल रही है कि आप हमारे पोर्टल पे आओ और यहाँ पे इनवॉइस बनाओ। फायदा क्या होगा इसका? इसका फायदा ये होगा कि ये जो INV है, इससे आपका ई वे बिल में डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, तो आपको 2 बार मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना आपको सॉफ्टवेयर खरीदने की बोल रही है गवर्नमेंट,
ना आपको डबल मेहनत करने की बोल रहे। पॉइंट समझ में आ गया? सिंपल सा पॉइंट है, क्लियर है सबको? मैसेज डालोगे आप तब आगे जाएंगे हम। हाँ जी, आप बोल रहे हो यस। यस, तो फिर नोट्स में पढ़ते हैं एक बार। सप्लायर कैन अपलोड डिटेल्स ऑफ टैक्स इनवॉइस इन फॉर्म INV01 ऑन द कॉमन पोर्टल। ठीक है। आफ्टर अपलोडिंग अ इनवॉइस, रेफरेंस नंबर शैल बी जनरेटेड। दिस रेफरेंस नंबर शैल बी वैलिड फॉर 30 days फ्रॉम अपलोडिंग। Now, in lieu of tax invoice, such invoice reference number can be produced by the person in charge. Details are auto-populated in EWB01 from INV01. तो सब पॉइंट टू पॉइंट लिखे हुए हैं, आप आराम से लिख सकते हो एग्जाम में जाके। नेक्स्ट पॉइंट, पावर्स ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। ऑफिसर के पास क्या पावर है, क्या क्या कर सकता है वो? क्या ऑफिसर आपको बोल सकता है कि ट्रक से नीचे उतरो, डांस करके दिखाओ? इज इट पॉसिबल? बोलेगा कि आज तो बहुत धूप हो रही है, चलो नीचे उतरो गाड़ी से और कुछ ठंडा पिलाओ? तो ऐसी कोई पावर नहीं है। तो क्या पावर्स है वो आपको स्पेसिफिकली बतानी है। ऑफिसर के पास क्या क्या पावर्स होती है? पहली पावर, ऑफिसर में इंटरसेप्ट एनी कन्वेंस। किसी भी कन्वेंस पे ऑफिसर क्या कर सकता है? रुकवा सकता है उसको, वहां पे गुड्स की चेकिंग कर सकता है, उससे डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। तो सिंपल तरीके से बोलूं तो तीन पावर है। इंटरसेप्ट करेगा, ठीक है, गुड्स की चेकिंग करेगा और डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करेगा। ओके जी। प्रॉपर ऑफिसर में इंस्पेक्ट द गुड्स, गुड्स की इंस्पेक्शन करेगा। इन दिस केस पर ध्यान रखना है, मोदी गवर्नमेंट है, यहाँ पे ऑफिसर भी कोई बेईमानी नहीं कर सकता। इसलिए उनको बोला है कि जब भी वो चेकिंग करेगा किसी कन्वेंस की तो ऑफिसर को भी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। मजाक थोड़ी है कोई गाड़ी रोक लेगा ऑफिसर ऐसे। अगर ऑफिसर ने गाड़ी रोकी है तो वो फिर खुद भी रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट बना के किसको सबमिट करेगा? पोर्टल पे सबमिट करेगा EWB03 में। ठीक है। पार्ट ए इज समरी रिपोर्ट। तो EWB03 है, उसमें भी दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए जो होता है वो तो समरी रिपोर्ट है, वो तो तुरंत 24 आवर्स के अंदर अंदर सबमिट करनी होती है। कहां से 24 आवर्स स्टार्ट होते हैं? रात को 12 बजे से। मतलब कुल मिला के आप बोलोगे नेक्स्ट डे की रात को 12 बजे तक सबमिट करनी है। तो और पार्ट बी जो है वो सबमिट हो सकती है 3 days के अंदर अंदर। तो ये सारी जो टाइम लिमिट्स है ना, ये एग्जाम में टेस्ट हो सकती है। दूसरा, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ अ कन्वेंस इज डन वंस। हाँ, ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखना। जैसे चालान में होता है ना हमारे, अगर आपका एक जगह हेलमेट का चालान कट गया सपोज, तो क्या दूसरी जगह दोबारा चालान कट सकता है क्या आपका? नो। सेम पोजीशन यहां पर आती है। अगर आपका एक जगह कन्वेंस का वेरिफिकेशन हो चुका है तो नेक्स्ट चेक पोस्ट पे दोबारा दूसरा GST ऑफिसर बोलेगा मैं भी चेक करूंगा, मैं भी चेक करूंगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा तभी हो सकता है जब कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो उसके पास टैक्स इवेजन की, कि किसी का फोन आ गया हो कि कहाली पहाड़ी के पीछे से जो ट्रक जा रहा है उसमें बिना बिल का माल जा रहा है, तब तो चेकिंग कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसेज में एक ट्रक की एक बार ही फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। तो इसलिए पता लग जाएगा ना। देखो, एक बार अगर वेरिफिकेशन हो रखी है तो आप अगली जगह बोल दोगे ऑलरेडी वेरीफाइड, तो उसको जाने देंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो आपका व्हीकल अगर रोका है ऑफिसर ने और 30 मिनट से ज्यादा रोका है तो आप भी इसकी इंफॉर्मेशन सबमिट कर सकते हो पोर्टल पे जाके EWB04 में। ठीक है, क्लियर पॉइंट? क्यों? क्यों इसलिए ना कि गवर्नमेंट को पता रहे 30 मिनट्स तो बहुत टाइम है, 30 मिनट्स में सारी चीजें चेक हो जाएगी। आपके गुड्स की चेक हो जाएगी, डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे। तो अगर 30 मिनट से ज्यादा आपको रोकते हैं तो आप जाके इंफॉर्मेशन सबमिट कर सकते हो, बताने के लिए गवर्नमेंट को कि इतना मुझे परेशान किया जा रहा है। कोई डॉक्यूमेंट भी होता है कि है ना, देखो ये रहा ई वे बिल 03।
सेपरेट रिपोर्ट देगा क्या अलग अलग व्हीकल्स की? हाँ जी, हर कन्वेंस की EWB03 जाएगी, हर कन्वेंस की। जितनी बार ऑफिसर चेकिंग करेगा उतने EWB03 बनाने पड़ेंगे उसको। कंसोलिडेटेड का कोई खेल नहीं है इसमें, सबके अलग अलग जाएंगे। ऑफिसर पे भी तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना, ऐसा अंधे पावर थोड़ी देंगे ऑफिसर को, अदरवाइज तो ऑफिसर परेशान करेगा फिर भोली वाली जनता को हमारी, है ना। मोदी गवर्नमेंट है इसीलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, मोदी गवर्नमेंट है तो आपके ऊपर जबरदस्ती कोई ना कोई रिजिडनेस नहीं होगी। नहीं, ऐसी कोई रिसिप्ट नहीं होती, पर जब वो चेकिंग करेंगे तो अपने इनिशियल कर देते हैं, वो जो आप डॉक्यूमेंट दिखाते हो वहां पे वो वेरीफाइड की सील लगा देंगे या कुछ लिख देंगे। मानेंगे मानेंगे, कुछ ना कुछ सील लगा देते हैं वो, पर ऐसा कोई रिसिप्ट वाला सिस्टम नहीं है कि वो रिसिप्ट बना के देंगे कोई। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन इंपॉर्टेंट, पर्संस ब्लॉक्ड फ्रॉम मेकिंग ई वे बिल। इसका देखो बहुत तगड़ा इंपैक्ट है। अगर आपको बोला है कि आप ई वे बिल नहीं बना सकते, ये नहीं बोल रहे ई वे बिल बनाना नहीं है, अगर किसी पर्सन को ये बोल दिया जाए कि ई वे बिल नहीं बना सकता तू, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो मूवमेंट नहीं कर सकता गुड्स की, है ना। ई वे बिल नहीं बनाने का मतलब आप गुड्स की मूवमेंट नहीं कर पाओगे। तो ऐसे कौन से पर्सन है जिनको ई वे बिल बनाने से गवर्नमेंट ने रोक रखा है? तो ऐसे दो पर्सन है। पहला, जिसने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है कोई सी भी, गुड्स वाली या सर्विस वाली, उसने अगर 2 क्वार्टर की रिटर्न नहीं भरी लगातार, और अदर देन मतलब रेगुलर स्कीम में जो है उसने लगातार 2 महीने की रिटर्न नहीं भरी, तो ऐसे केस में उनका ई वे बिल का जो पोर्टल है ना वो ब्लॉक कर दिया जाता है। अब ये लोग ई वे बिल नहीं बना पाएंगे, मतलब ये मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे ये रिटर्न भरेंगे इनका पोर्टल दोबारा ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है हमारा, हाउ मेनी वे बिल रिक्वायर्ड इन केस ऑफ बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन। हाँ जी, ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है। देखो, बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन क्या होती है? व्हाट इज बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन? ये होती है, देखो, ए बी सी, 3 लोग होते हैं इसमें। हाँ जी, डीम टू रिसीव्ड बाय रेसिपिएंट सप्लाई कहीं और। इसका मतलब ये होता है कि आप बिल तो दे रहे हो बी को, बिल टू बी, एंड डिलीवरी किसको दे रहे हो? सी को। तो शिप टू का मतलब होता है डिलीवरी टू, बिल किसी और को और शिपिंग किसी और को। तो ऐसे केस में इसको हम बिल टू शिप टू बोलते हैं। अब मुझे बताओ, यहाँ पे पहली बात तो यहाँ एक ट्रांजेक्शन है या 2 ट्रांजेक्शन है? यहाँ 2 सप्लाई हो रही है। देखो, यहाँ 2 सप्लाई हो रही है। कैसे हो रही है 2 सप्लाई? एक तो सप्लाई हो रही है ए टू बी, और ए टू बी जो सप्लाई हो रही है उसका इनवॉइस बनेगा, सपोज मैं बोल देता हूं इनवॉइस 1। एक सप्लाई हो रही है बी टू सी, इसका सपोज इनवॉइस बनेगा, इसको हम बोल देते हैं इनवॉइस 2। ठीक है, अब समझ लेना पूरी चीज क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे 2 ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होगी या एक की? आपको क्या लगता है, पहले तो ये बताओ। क्योंकि 2 सप्लाई हो रही है यहाँ पे, तो ई वे बिल 2 बनेंगे या एक ही बनेगा? एक एक एक। सबने आंसर पढ़ा है या मन से बोल रहे हो? मूवमेंट एक ही हो रही है, हाँ जी, पर ये कोई ना कोई गवर्नमेंट क्लेरिफाई करेगी तभी अप्लाई होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया है कि बिल टू शिप टू के केस में एक ही ईवे बिल से काम हो जाएगा। अब वो एक ईवे बिल कौन बनाएगा? ए बनाएगा, बी बनाएगा? तो वो डिपेंड करता है, दोनों बना सकते हैं। देखो, अगर ए बनाएगा और अगर बी बनाएगा तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बस वो ध्यान रखना है। किसमें डिफरेंस होगा? डिटेल्स फिल करने में। अब यहाँ पे आ जाओ, आप देख लो यहाँ पे किसको क्या डिटेल भरनी है। मैं बोल रहा हूँ ई वे बिल अगर ए बना रहा है तो, अगर ए ई वे बिल बना रहा है तो बिल फ्रॉम, ये डिटेल्स आती है आपके पार्ट ए में सारी की सारी। ये सारी जो डिटेल मैंने यहाँ लिख रखी है पार्ट ए में आती है। बिल फ्रॉम में किसका नाम आएगा? ए का। ए का नाम मैंने इसलिए लिखा है कि इसकी पूरी डिटेल्स आएगी, इसका नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, सब कुछ। डिस्पैच फ्रॉम में किसका नाम आएगा? ए का।
बिल 2 में किसका नाम आएगा? बी का। शिप 2 में किसकी डिटेल आएगी? सी की। और इनवॉइस, कौन से इनवॉइस की डिटेल आएगी? इनवॉइस नंबर 1 की, जो ए ने बी को भेजा था। पॉइंट क्लियर? अगर गुड्स ए डायरेक्ट सी को भेज रहा है और ए ई बिल बना रहा है तो डिटेल्स किस तरीके से आएगी, ये आपको आना चाहिए। दूसरा, अगर ई बिल बी बना रहा हो तो देखो, बिल फ्रॉम बी की डिटेल आएगी, डिस्पैच फ्रॉम में ए की डिटेल आएगी, बिल 2 में सी की डिटेल आएगी, शिप 2 में भी सी की डिटेल आएगी, और इनवॉइस में कौन सी डिटेल आएगी? इनवॉइस 2। कौन सा इनवॉइस? बी ने जो सी को इनवॉइस दिया है उसकी डिटेल। तो बाकी सब तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनवॉइस इंपॉर्टेंट है, इनवॉइस में डिटेल उसकी आएगी जो ई बिल बना रहा है। बहुत सिंपल। ई बिल बी बना रहा है तो बी ने जो इनवॉइस बनाया है उसकी डिटेल डालेंगे। ए अगर ई बिल बना रहा है तो ए ने जो इनवॉइस बनाया है उसकी डिटेल डालेंगे। आगे बात समझ में? मैसेज लिखते रहो आप फटाफट। बात समझ में आए तो हाँ लिखते रहो। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चंस और हैं यहाँ पे, और उसके बाद ये चैप्टर हो जाता है हमारा खत्म। कौन से क्वेश्चन है? दो। पहला, गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर। ऐसा हो सकता है क्या? इसी को तो बोलते हैं मल्टी मॉडल शिपमेंट, है ना, ज्यादा मोड। मतलब ऐसा होता है कई बार कि जहां गुड्स भेजना है डेस्टिनेशन में, वहां तक डायरेक्ट एक ट्रांसपोर्टर गुड्स लेके नहीं जा रहा। क्या होता है ऐसा? ए ने बोला है ट्रांसपोर्टर को, ये सपोज जीटीए वाला है, जीटीए बी या सी लिख देते हैं इसको। ये जीटीए वाला लेके जाता है सपोज माल थोड़ी दूर के लिए, फिर यहां से एक और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन वाला स्टार्ट हो जाता है, जीटीए वाला डी, और ये जाके डिलीवरी देता है किसको? कंसाइनी को। ऐसे केस में क्या यहाँ पे बीच में पार्ट बी की डिटेल चेंज होगी या नहीं होगी? सोचो, यहां जब पार्ट बी बना होगा उसमें किसकी डिटेल होगी? सी की। फील कर लेना, सिचुएशन अपने आप समझ में आ जाएगी। तो यहां जब पार्ट बी, क्या अपडेट होगा या नहीं होगा, या उसी पार्ट बी में चलता रहेगा काम? होगा या नहीं होगा? होगा। होगा तो होगा, बिल्कुल होगा। चलिए, यही बता रहा है आपको यहाँ पे, वेयर गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर। एक कन्वेंस से दूसरे में ट्रांसफर हो रहे हैं। द कंसाइनर और द रेसिपिएंट हु हैज प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए। जिसने भी पार्ट ए में इंफॉर्मेशन डाली थी, तो पार्ट ए में इंफॉर्मेशन कंसाइनर भी डाल सकता है, कंसाइनी ने भी डाल सकता है, ऑफ जीएसटी डब्ल्यूबी 01 और द ट्रांसपोर्टर। तो पार्ट ए में किसने, जिसने भी डिटेल डाली थी, बिफोर सच ट्रांसफर and further movement of goods, update the detail of conveyance in e-way bill on the common portal in part B। तो ये हो गया आपका आंसर कि पार्ट बी में डिटेल अपडेट करोगे और उसके बाद फर्दर ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसके बिना वो इलीगल माना जाएगा। फर्स्ट प्रोविजो क्या बोल रहा है? इंपॉर्टेंट है। where the goods are transported for a distance of up to 50 kilometers within the state or union territory from place of business of transporter finally to the place of business of the consignee, the detail of the conveyance may not be updated in the e-way bill। ये आप क्या ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्या? बोलो, क्या ऑलरेडी पढ़ा है आपने इस क्लास में ये वाला पॉइंट, 50 किलोमीटर्स वाला? हाँ जी, पढ़ा था ना ऊपर। 50 किलोमीटर्स के केस में आपको पार्ट बी की डिटेल्स अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि ई वे बिल बनाना है तो क्यों बनाना है, पहला किसको बनाना है, कैसे बनाना है, कौन से पार्ट्स होंगे, कौन फिल करेगा, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब बात आ रही है कि अगर हमने ई वे बिल नहीं बनाया, मतलब ई वे बिल रिक्वायर्ड है, बनाना है एज पर द प्रोविजंस, और फिर भी हमने ई वे बिल नहीं बनाया, स्टिल ई वे बिल नॉट जनरेटेड। ई वे बिल नहीं बनाया और आप मजे मजे में गुड्स को मूव करना स्टार्ट कर देते हो। ये ए है, ये बी है, गुड्स चला गया, ये रहा आपका ट्रक। ट्रक जा रहा है और ट्रक में कोई ई वे बिल नहीं है।
क्या होगा, क्या लगता है क्या होगा? तुझसे क्या लगता है यहाँ पे क्या होने वाला है? क्या लफड़ा होगा या नहीं होगा? पकड़े जाओगे, पकड़े जाओगे तो ठीक है, पकड़े जाओगे तो होगा क्या? बोल दोगे क्या सॉरी सॉरी नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे ऐसा? क्या चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट वाला, consequences of non-issuance of e-way bill if required to be made, गुड सीज। हाँ जी, तो ये सब चीजें आपको स्पेसिफिकली लिखनी है कि क्या क्या कंसिक्वेंसेज होंगे। पहली बात तो ये लिख रखी है मैंने कि अगर आप ई वे बिल नहीं बनाते हो तो इसको कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रूल्स माना जाएगा। ठीक है, इफ ई वे बिल वेयर एवर रिक्वायर्ड आर नॉट इशूड देन इट शैल बी कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रूल्स। ओके, अब रूल्स कॉन्ट्राविन हुए हैं तो यहाँ पे दो सेक्शन आप पे अप्लाई हो जाएंगे, एक तो सेक्शन 122, एक सेक्शन 129। और ये क्या बोल रहे हैं, सेक्शन 122 बोल रहा है कि आप पे पेनल्टी लग जाएगी। कितनी पेनल्टी लगेगी? पेनल्टी लगेगी 10,000 रुपीज और टैक्स सॉट टू बी वेडेड, मतलब जितना टैक्स आप बचाने वाले थे वो 10,000 विच एवर इज हाइयर। इसका मतलब आप बोल सकते हो क्या मिनिमम पेनल्टी कितनी हुई, बोलो। मिनिमम पेनल्टी हो गई आपकी, कौन बताएगा? हाउ मच इज द मिनिमम पेनल्टी इन दिस केस? 10,000 रुपीज। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है सामने। वो क्या? 10,000 तो सीजीएसटी एक्ट में है, 10,000 तो सीजीएसटी एक्ट में है, 10,000 और किस में होंगे? एसजीएसटी एक्ट में भी तो होंगे। ठीक है, तो 10,000 सीजीएसटी का लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, तो सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग 10,000 लगेंगे, सेम 10,000 एसजीएसटी एक्ट में भी लगेंगे। अगर वहां पे कोई चेंज होगा तो वो बात अलग है। ओके, थर्ड कंसिक्वेंस क्या है कि जो गुड्स हैं और जो ट्रक है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। आपके गुड्स भी सीज हो सकता है और वो कन्वेंस भी सीज हो सकता है, ये खास बात है इसकी। इज लाइबल टू डिटेंशन और सीजर। अब समझना ये क्यों किया इन्होंने। देखो, अगर ए का गुड जा रहा है ट्रक में और मैं बोलूं कि गुड सीज हो सकते हैं, किसको डर लगेगा? गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर बिना ई वे बिल के जाएगा तो गुड्स सीज हो सकते हैं। बताओ किसका गुड सीज होगा? डर किसको लगेगा यहाँ पे, ए को या जीटीए को? ए को लगेगा ना, जीटीए को मैं लगेगा? जीटीए का थोड़ी है गुड्स, गुड्स तो ए का है, ए को लगेगा। चलो ठीक है, तो ए को डर लग रहा है, जीटीए वाले को कोई डर नहीं है इस बात पे, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि हम कन्वेंस भी सीज कर लेंगे अगर बिना ईवी बिल के लेके जाओगे तो मान लेते हैं कि ए के मन में चोर आ गया, ए बोल रहा है बिना ईवी बिल के गुड्स ले जाओ, पर ट्रक वाला बोलेगा भैया मेरा ट्रक भी तो सीज होगा, तो मैं बिना ईवी बिल के गुड्स लेके नहीं जाऊंगा। ठीक है, ई वे बिल बनाना पड़ेगा, बिना ई वे बिल के नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि इसका कन्वेंस भी सीज होने का पावर है यहाँ पे सेक्शन 129 में। बोलो क्लियर है पॉइंट्स? चैप्टर इतना ही है। अब आपकी कोई क्वेरी है, अब आप पूछ सकते हो। सेकंड पॉइंट कौन सा? सेकंड पॉइंट ये पेनल्टी वाला, पेनल्टी वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? सपोज आप इस ट्रक में गुड्स लेके जा रहे हो, गुड्स 1 लाख रुपए के गुड्स हैं जिसपे आपने ई वे बिल नहीं बनाया है ना, और उस पे सपोज आपने बिल भी नहीं बनाया, ई वे बिल तो बनाया ही नहीं, साथ में बिल भी नहीं बनाया आपने। अब 1 लाख पे सपोज 18% वाले गुड्स हैं आपके, कितने टैक्स की चोरी कर रहे थे आप? बताओ कितने टैक्स की चोरी कर रहे थे आप? 18,000 दोनों एक्ट में, है ना? 18,000 की चोरी कर रहे थे, तो यहाँ पे कितना टैक्स, कितनी पेनल्टी इंपोज होगी आप पे? 10,000 और टैक्स की अमाउंट विच एवर इज हाइयर, तो 20,000 हो जाएगा। ठीक है, 20,000 हो जाएगा वो, क्योंकि ये सीजीएसटी की पेनल्टी है। चलो अमाउंट अगर चेंज कर दूं मैं यहाँ पे, 2 लाख पे अगर आप 36,000 रुपए का टैक्स चोरी कर रहे हो
तो आपको 36,000 रुपीज यहाँ पे क्या लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी है वो, टैक्स तो लगेगा, जो लगेगा ही लगेगा। वो पेनल्टी है कि जो आपने ई वे बिल नहीं बनाया उसकी वजह से पेनल्टी लग रही है। चलो एक और क्वेश्चन दूसरा बताओ। मान लेता हूं मैं ई वे बिल नहीं बनाया आपने, पर बिल लेके जा रहे हो आप, और बिल में प्रॉपर जितने वैल्यू का गुड्स है उतनी वैल्यू का आपने टैक्स भी लगा रखा है। मतलब आपने कोई टैक्स इवेजन नहीं किया, आप कोई टैक्स इवेजन नहीं कर रहे हो। वहां पे प्रॉपर बिल है आपके पास, 5 लाख पे सपोज 90,000 के टैक्स का बिल है आपके पास, बस गलती क्या की आपने, ई वे बिल नहीं बनाया। अब बताओ कितनी पेनल्टी लगेगी, अब बताओ कितनी पेनल्टी लगेगी। 5 लाख का बिल है, उस पर 90,000 का टैक्स है, एक टैक्स इनवॉइस लेके जा रहे हो आप साथ में, पर ई वे बिल नहीं है साथ में। 90,000, और कौन बताएगा। और कौन बताएगा, आंसर दो। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या आपको, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। हम्म, 10,000 लगेगी, मतलब 10 + 10 दोनों एक्ट में। ठीक है, क्योंकि टैक्स इवेजन थोड़ी कर रहा हूं मैं, हमें चेक करना है टैक्स इवेजन। मैं ये नहीं बोल रहा कि गुड्स पे जितना टैक्स है उतनी पेनल्टी होगी, वो नहीं लिखा हुआ। वो बोल रहे हैं जितना टैक्स आप चुराने की, मतलब टैक्स इवेजन करने की कोशिश कर रहे थे, तो अगर टैक्स इनवॉइस बना हुआ है तो उसको टैक्स इवेजन नहीं माना जाएगा। ठीक है, ई वे बिल नहीं बनाने का मतलब टैक्स इवेजन नहीं हो सकता। ई वे बिल तो हो सकता है किसी और रीजन से नहीं बनाओ। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो टैक्स इवेजन, तो टैक्स इवेजन कैसे पता लगेगा, सिंपली इनवॉइस नहीं बना हुआ तो टैक्स इवेजन मानेंगे, अदरवाइज टैक्स इवेजन नहीं मानेंगे। ठीक है, क्लियर। इफ टैक्स इवेजन इज लेस देन 10,000 देन ऑल्सो 10,000, बिल्कुल, तो इसीलिए तो लिखा था यहाँ पे, देखो मिनिमम 10,000 लगेगी लगेगी। अगर ई वे बिल नहीं है और रास्ते में गाड़ी पकड़ी गई तो मिनिमम 10,000 की पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी। चलिए, तो ये होती है आपकी ई वे बिल की क्लास कंप्लीट। हरीश माइक ऑफ कर लो अपना। ओके, तो देखो इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये अकाउंट्स चैप्टर के क्वेश्चन है कुछ, सीए फाइनल के जो एडिशनल क्वेश्चन हम कर रहे हैं उनमें से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ई वे बिल एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर जीएसटी लॉ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आप इसको सोच के आंसर देते रहना। पहला, सिंधी टॉयज मैन्युफैक्चरर्स रजिस्टर्ड इन पंजाब सोल्ड इलेक्ट्रॉनिक टॉयज टू अ रिटेल सेलर इन गुजरात। तो पहले तो आप ये चेक कर लो इंटर स्टेट मूवमेंट है कि इंट्रा स्टेट, क्योंकि इंट्रा स्टेट होगा तो आप सिंपली सब्जेक्टिव आंसर देके छोड़ दोगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है वहां की स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। इंटर स्टेट दिख रहा है या इंट्रा स्टेट, बोलो। इंटर दिख रहा है सबको, ठीक है। एट अ वैल्यू ऑफ 48,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी लेविएबल एट द रेट ऑफ 18%। तो कितने वैल्यू का गुड्स है, 48,000 एक्सक्लूडिंग टैक्स है। तो आप अगर इसमें 18% टैक्स ऐड करोगे तो 50,000 के ऊपर जाएगा ये। ठीक है, मतलब 50,000 वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो गई। नाउ इट वांट्स टू सेंड द कंसाइनमेंट ऑफ सच टॉयज टू द रिटेल सेलर इन गुजरात। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज सिंधी टॉयज मैन्युफैक्चरर्स ऑन द फॉलोइंग इश्यूज। तीन क्वेश्चन के जवाब देने हैं आपको यहाँ पे। पहला, whether e-way is mandatorily required to be generated in respect of such movement of goods। चलो आपका आंसर देखना है मेरे को, हाँ या ना, बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, बस केवल आपको वो लिस्ट ध्यान होनी चाहिए जहां पे हमें नहीं बनाना, तो उनमें से कोई प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पे, केस खत्म, ई वे बिल बनाना मैंडेटरी। फर्स्ट का आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड, इफ यस हु इज रिक्वायर्ड टू जनरेट द ई वे बिल। अब क्वेश्चन पढ़ो और बताओ मूवमेंट कौन कर रहा है, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन पढ़ के, कौन गुड्स भेजने वाला है। क्या रेसिपिएंट गुड्स लेके जा रहा है या सप्लायर गुड्स भेज रहा है। कौन बनाएगा यहाँ पे, हु इज रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल। वेरी गुड,
साफ साफ दिख रहा है, सप्लायर खुद गुड्स भेजेगा तो यहाँ पे सिंधी टॉयज को ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, व्हाट विल बी द कंसिक्वेंसेज फॉर नॉन इश्यूएंस ऑफ ई-वे बिल। तो ये तो अभी लास्ट हमने पढ़ाई है। अगर ई-वे बिल इशू नहीं होता है यहाँ पे तो क्या कंसिक्वेंस होंगे? तो एक तो हम बोलेंगे उसको कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा रूल्स का, एक उस पर पेनल्टी आपको बतानी है, एक उसका कंसिक्वेंस आपको बताना है डिटेंशन एंड सीजर ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस। हाँ जी, पेनल्टी आप डायरेक्ट 20,000 नहीं लिखोगे, आपको लिखना है एज पर जीएसटी एक्ट 10,000 है, और एसजीएसटी एक्ट की आप नहीं भी जिक्र करोगे तो चलेगा। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, a registered supplier of air conditioners, again supplier registered है, is required to send from मुंबई से कंसाइनमेंट जाने वाला है कहाँ पे? a consignment of parts of air conditioner to be replaced under warranty at various client locations in गुजरात। मुंबई से गुड्स कहाँ जाने वाला है? गुजरात जाने वाला है। इसका मतलब अगेन इंटर स्टेट मूवमेंट है। ठीक है, और भेजने वाला भी कौन है? सप्लायर है। इसका मतलब अगर लाइबिलिटी आई तो यहाँ पे सप्लायर पे लाइबिलिटी आएगी ई-वे बिल बनाने की। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर है। आगे, द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट डिक्लेयर्ड इन डिलीवरी चालान। अब यहाँ पे ध्यान रखना, डिलीवरी चालान क्यों बन रहा है? क्योंकि वो अंडर वारंटी जा रहे हैं गुड्स, कोई नया इनवॉइस नहीं बनेगा यहाँ पे। अकम्पनिंग द गुड्स इज 70,000। अब आपको याद करना है, क्या डिलीवरी चालान जा रहा है तो भी ई-वे बिल बनेगा क्या? वैल्यू 70,000 है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। बनेगा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ई-वे बिल का सप्लाई और विदाउट सप्लाई से कोई कनेक्शन नहीं है, ई-वे बिल तो बनाना ही बनाना है। अब आगे क्या बोल रहा है वो भी सुन लो। पावर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड क्लेम्स that since movement of goods to Gujarat is caused due to reasons other than supply, e-way bill is not mandatorily required to be generated in this case। जिसको रूल नंबर याद है वो रूल नंबर लिख देना। किसी को याद है क्या रूल नंबर? चलो चेक करते हैं, देखिए किसको रूल नंबर याद है। कोई तो होगा, कोई ना कोई चाहिए जिसको रूल नंबर याद हो। देखो आप तुक्का भी मारोगे तो रूल नंबर सही जाएगा, एक ही तो रूल है इसमें। भाग लो, कौन सा रूल था? आ गया ना सही? रूल 136 कहाँ था? नहीं था। सत्यम इज 2 स्टेप्स बिहाइंड द रूल। रूल नंबर 138। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ आपको सब रूल याद करो, गोली मारो ना सब रूलों को। आप मेन रूल याद कर लो, खत्म बात। जिसको नहीं याद हो रूल वो भी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लिख के आ जाना वहां पे एज पर सीजीएसटी रूल्स 2017। इतना तो लिख सकते हैं अपन, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर ये क्वेश्चन के जवाब दे रहे हो ना आप, ये बहुत है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स लिमिटेड हैज मल्टीपल होलसेल आउटलेट्स ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इन मुंबई। क्वेश्चन को एक एक लाइन को धीरे धीरे पढ़ा करो ताकि दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। तो बोल रहे एक मल्टीपल होलसेल आउटलेट्स, आपके बहुत सारी यूनिट्स है होलसेल की मुंबई में। इट रिसीव्स एन ऑर्डर फॉर कॉस्मेटिक वर्थ 1,20,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। आपको एक ऑर्डर आया है कस्टमर का, कितने रुपए का ऑर्डर है? 1,20,000 रुपए का ऑर्डर है। फ्रॉम प्रसन्ना, प्रसन्ना से आया ऑर्डर, ओनर ऑफ रिटेल कॉस्मेटिक स्टोर इन दिल्ली। तो यहाँ पे पकड़ लो आप चीज को, गुड्स कहां से डिस्पैच होंगे? मुंबई से, और कहां डिस्पैच होंगे? दिल्ली। इसका मतलब इंटर स्टेट मूवमेंट। व्हाइल चेकिंग द स्टॉक it is found that order worth 55,000 can be fulfilled from the company's दादर स्टोर। तो जैसा कि फर्स्ट लाइन में बोला था, इसकी बहुत सारे यूनिट है, तो 55,000, 1,20,000 का टोटल ऑर्डर आया आपके पास। इसमें से 55,000 का ऑर्डर तो आप कहां से डिस्पैच करोगे? दादर यूनिट से। बताओ बनाना है क्या ई-वे बिल? यहाँ पे सबके लिए अलग अलग आंसर बताना है। क्या 55,000 का जो ऑर्डर डिस्पैच हो रहा है दादर यूनिट से, उसका ई-वे बिल बनेगा या नहीं बनेगा? ये तो बहुत इजी से क्वेश्चन है, बन जाएगा। रिमेनिंग गुड्स वर्थ 65,000 कैन बी सेंड फ्रॉम इट्स मलाड स्टोर। 65,000 का गुड्स मलाड से जा रहा है तो इसका भी ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। बोथ द स्टोर्स आर इंस्ट्रक्टेड टू इशू सेपरेट इनवॉइसेस फॉर द गुड्स सेंड टू प्रसन्ना। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जितने इनवॉइस उतने ई-वे बिल।
द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू प्रसन्ना इन दिल्ली इन अ सिंगल कन्वेंस ओन्ड बाय राधे ट्रांसपोर्टर्स। अच्छा, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज होने का क्या पॉइंट है, वो कंसाइनर भी वही है, कंसाइनी भी वही है, केवल और केवल गुड्स दो यूनिट से निकल रहे हैं, दो इनवॉइस बन रहे हैं। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, सिंगल ई-वे बिल बनेगा या मल्टीपल ई-वे बिल बनेंगे? आपको एडवाइस देनी है उसको इन रेस्पेक्ट टू इशुएंस ऑफ ई-वे बिल। क्या एडवाइस दोगे आप कि एक ही ई-वे बिल बनाने या दो अलग अलग? वाई दक्षिता, वाई वन, कितना अच्छा डायलॉग दे रहा हूं आपको। चलो आप बोलो अपने मुंह से, जितने इनवॉइस उतने ई-वे बिल। तो यहाँ पे दो इनवॉइस है ना, साफ साफ तो बोला देखो इन्होंने, बोथ द स्टोर्स आर इंस्ट्रक्टेड टू इशू सेपरेट इनवॉइस। तो दो इनवॉइस है तो ई-वे बिल भी दो होंगे यहाँ। ठीक है, ओके जी। तो यहां तक पॉइंट क्लियर है। एक बार आगे आ जाते हैं। देखो आपको यहाँ पे कुछ सेक्शन से आप यहाँ पे सॉल्यूशन पढ़ोगे ना, तो सॉल्यूशन आप देखोगे तो पूरा लिखा हुआ है इन्होंने रूल वाइज। जैसे फर्स्ट का आंसर दे रहा है, एज पर रूल 138(1) प्रोवाइड दैट ई-वे बिल इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इफ द गुड्स आर मूव्ड इन रिलेशन टू सप्लाई एंड कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स 50,000। ठीक है, ऐसा पूरा रूल का यहाँ पे रेफरेंस दे रखा है। एक बार इन आंसर को रीड जरूर करना आप। आंसर जो आपने बोले हैं वो तो सही है, पर इनके आंसर लिखने का तरीका रीड करना। आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना, आपको कैसे लिखना होता है मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। पहले आप प्रोविजन समझा देना, फिर आप अपने केस में कंक्लूजन बता देना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हैप्पी कंपनी, हैप्पी कंपनी मतलब खुश है कंपनी। हाँ जी, हैप्पी कंपनी क्या बोल रही है, इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिक गुड्स। इट हैज 3 stores for electric goods in जोधपुर राजस्थान, नेमली राम स्टोर, श्याम स्टोर, मोहन स्टोर। तो आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक गुड्स बेचते हो आप, और आपकी 3 दुकानें है ना, राम स्टोर, श्याम स्टोर, मोहन स्टोर, जोधपुर में ही तीनों दुकानें हैं। इट रिसीव्स एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक गुड्स फॉर 1,40,000 एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। आपके पास ऑर्डर आया 1,40,000 प्लस जीएसटी का, फ्रॉम किशन सन्स ऑफ भोपाल, इंटर स्टेट मूवमेंट है। ठीक है, हैप्पी कंपनी फाउंड दैट ऑर्डर वर्थ 43,000 कैन बी फुलफिल्ड फ्रॉम राम स्टोर, 45,000 फ्रॉम श्याम स्टोर एंड रिमेनिंग वर्थ 52,000 फ्रॉम मोहन स्टोर। बताओ कितने ई-वे बिल बनेंगे यहाँ पे? All 3 stores are instructed to issue separate invoices for the goods sent to Kishan Sons. The goods are transported to Kishan Sons in Bhopal in a single conveyance owned by Shiv Transporters. You are required to advise Happy Company with regard to issuance of e-way bill as per the provisions. ई-वे बिल 3 बनेंगे बिल्कुल, जितने इनवॉइस होंगे उतने ई-वे बिल बनाने हैं। देखो आंसर, thus the Happy Company is required to prepare 3 separate e-way bills since value of each invoice exceeds 50,000. ठीक है जी। नेक्स्ट आता है, व्हेन इज एन ई-वे बिल रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लिख सकते हो आराम से। कोई कंडीशंस लिखनी है आपको 50,000 से ज्यादा वाली, और फिर वो भी बताना है आपको। और क्या बताना है आपको? हाँ जी, सारे बिल 50,000 से ज्यादा इसीलिए बनाने पड़ेंगे ना, क्योंकि यहाँ एक्सक्लूडिंग टैक्स था। तो आप 18% जोड़ोगे सब में तो 50,000 से ऊपर चले जाएंगे। वेरी गुड। ठीक है, थर्ड वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। और चलो एक बार आगे, क्वेश्चन नंबर 4, supplier opting for composition levy need not maintain certain records as per rule 56(2) and 56(4). ओहो, ये क्वेश्चन याद आ रहा है क्या आपको? ये मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था कि कंपोजिशन वाले को कुछ रिकॉर्ड्स नहीं बनाने के लिए बोल रखा है रूल 56(2) और 4 में। याद आ रहा है? हाँ जी, एक तो स्टॉक और एक टैक्स की डिटेल्स, दो चीजें। एक तो स्टॉक की डिटेल्स कंपोजिशन को नहीं रखनी होती, एक टैक्स की डिटेल्स नहीं रखनी होती। तो आपको ये आंसर लिखना है यहाँ पे। अब मजे की बात क्या है वो देखो आप यहाँ पे, वो क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो रूल नंबर लिख के दे रहे हैं। अगर इस तरीके से, इसका मतलब तो वो ये भी चाह रहे हैं आपसे कि आप रूल नंबर को भी याद करो।
ठीक है, तो मैंने तो आपको नोट्स में ज्यादातर हर जगह रूल नंबर लिख के दे रखे हैं, पर जो जो मेन रूल होते हैं उसी के लिए पूछते हैं वो। ठीक है, बाकी जगह नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर बाला रजिस्टर्ड पर्सन एट चेन्नई wants to maintain proper accounts and records relating to GST। तो एक बाला है, रजिस्टर्ड पर्सन है, वो प्रॉपर अकाउंट्स रखना चाहता है। एडवाइज हिम, आपके पास आया आपके ऑफिस में पूछने के लिए, भैया क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करूं, बता दोगे? एज पर सेक्शन 35(1) पूछ रहा है, ध्यान रखना आप, ब्ला 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 मत लिखना। 35(1) तो अच्छे से याद है। हाँ, तो बस ये अच्छे से याद है, एज इट इज छापना है आपको। 6 पॉइंट थे इसमें, आपको याद हो तो वो 6 पॉइंट एज इट इज छाप देना। फिर उसके नीचे का प्रोविजो था वो भी छाप देना कि एक से ज्यादा प्लेस है आपके, तो आप ऐसे दोगे ना आप। ये लो जी, क्वेश्चन खत्म। इसका तो पूरा चैप्टर का क्वेश्चन ही खत्म करवा दिया। ये शीट अभी भेज भी दूंगा आपको, बाकी इसके क्वेश्चन पूरे कर लिए हमने यहाँ पे। अब कोई डाउट है मन में तो पूछ सकते हो, अदरवाइज ई वे बिल का चैप्टर इज ओवर। ओके जी, आज की क्लास करते हैं यहीं पे एंड। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।